आधुनिक भारत के इतिहास को तेजी से देखेंगे सुपरफास्ट तरीके से, कहीं डिस्कशन नहीं होंगे, केवल फैक्ट डिस्कस होंगे, और ताकि आपका सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन हो जाए कई बार परीक्षा के पहले। ये सारे वीडियो जो 30 मिनट या 50 मिनट के बन रहे हैं, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जीएस टारगेट 2023 में जाकर देख सकते हैं, या फिर जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। यूरोपीय कंपनी या व्यापारियों का आगमन का जो क्रम था, पहले कौन आए बाद में कौन आए, देख लीजिए। पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में, हालांकि पुर्तगाली सबसे पहले, सबसे बाद में गए भी, सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे। डच आए दूसरी बार फिर से, मतलब कि उसके बाद पुर्तगाल के बाद डची आए हॉलैंड के 1605 में, फिर ब्रिटिश या अंग्रेज आए 1608 में, फिर डेनिस आए डेनमार्क से 1620 में, फिर फ्रांसीसी आए फ्रांस से 1668 में, उसके बाद स्वीडिश आए। स्वीडिश जो है इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं भारतीय इतिहास में, इसलिए इनकी डेट का निर्धारण सही ढंग से नहीं किया गया है। पुर्तगीज कंपनी सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत में आई और सबसे अंत में जाती है 1961 में जाती है, स्वतंत्रता के कई वर्षों के बाद। विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम जो रहा, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, सबसे बाद में, ये तो आने का क्रम था भारत में। स्थापना का क्या क्रम था, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्टादो द इंडिया, पुर्तगाली थी, 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। भारत में पहली फैक्ट्री जो लगती है इस कंपनी की कोच्चि या कोचीन में लगती 1503 में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका फुल फॉर्म जो था, इंग्लैंड की थी। 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। सूरत 1613 में इसका पहला फैक्ट्री लगती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड की थी, 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री 1620 में स्थापित होती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क के 1616 में स्थापना होती है। त्रैकोबार या त्रावणकोर में 1620 में इसका पहली फैक्ट्री का स्थापना होता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी देस इंडेज ओरिएंटलेस इसका नाम था, फ्रांस की थी, 1664 में स्थापना होती है। सूरत में 1668 ईस्वी में इसकी पहली फैक्ट्री लगती है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडन में 1731 ईस्वी में स्थापना। चीन में अपना केंद्र इसने बनाया था। भारत में इसके फैक्ट्री की जानकारी कम, या कुछ है तो किसी अन्य यूरोपीय कंपनी के साथ मिलकर है। पुर्तगाली संबंधी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा मई 1498 ईस्वी में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा, केरल में स्थित है जो। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपने देस इंडसे ओरिएंटलेस नाम से जाना गया फ्रेंच भाषा में। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे बाद में पांडिचेरी कहा गया। वांडीवाश के युद्ध 1760 में जो होता है, उसमें अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। तीनों युद्ध फेमस हैं, आगे देखेंगे। अंग्रेज 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। पूछा है प्रश्न, ये स्थल मार्ग से आया था जॉन मिल्डन हॉल। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा, क्योंकि जब वो पहुंचा यहाँ तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1605 में। 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा।
1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरूप चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई को प्राप्त कर लिया था। प्लासी के युद्ध और बक्सर का युद्ध जो महत्वपूर्ण निर्णायक साबित हुए अंग्रेजों के यहाँ पर ब्रिटिश शासन की स्थापना में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 युद्ध की तिथि थी। किनके मध्य हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज विजयी हुए। विशेष क्या रहा? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। फिर बक्सर का निर्णायक युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। किनके मध्य हुआ था? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये एक तरफ रहते हैं और त्रिगुट एक तरफ रहता है। और अंग्रेजों के मध्य होता है, अंग्रेज सेनापति कौन रहता है? हेक्टर मुनरो रहता है। इसका परिणाम क्या होता है? अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। विशेष बात क्या रहती है? अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि होती है। भले हेक्टर मुनरो इसकी सेनापतित्व ये कर रहा था हेक्टर मुनरो, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है इसके लिए स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव इलाहाबाद की संधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चालाक था ये। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय से होती है 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि शुजाउद्दौला से होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। और इसके बाद जो इलाहाबाद की प्रथम संधि का जो सबसे बड़ा परिणाम होता है कि पहली बार जो मुगल शासक होता है वो पेंशन भोगी बन जाता है अंग्रेजों का। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य होता है। तो 3 प्रमुख युद्ध हैं जो यूरोप में होते हैं और उसका परिणाम स्वरूप कर्नाटक में भी ये युद्ध लड़े जाते हैं। प्रथम जो युद्ध होता है 1746 से 1748 तक, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में जानते हैं इसको। इसमें एक्स ला शैपेल की संधि होती है 1748 में। संधि ये जो युद्ध होता है अनिर्णित रहता है। द्वितीय 1749 से 1754 ईस्वी के बीच कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध भी इसको कहते हैं। पांडिचेरी की संधि 1755 में जो होती है, इससे इसका जो युद्ध का समापन होता है। अंग्रेज इसमें मजबूत स्थिति में रहते हैं। तृतीय जो युद्ध होता है 1758 से 63 ईस्वी, 7 वर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण इसके पीछे रहते हैं। पेरिस की संधि से इसकी समाप्ति होती है 1763 में। फ्रांस की इसमें पराजय होती है। तो एक्सला शैपेल 1748, पांडिचेरी की संधि 1755, पेरिस की संधि 1763। आंग्ल मैसूर युद्ध एवं वर्ष, मैसूर के शासक कौन थे, बंगाल का गवर्नर कौन था और संधि कौन सी होती है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। मैसूर का शासक हैदर अली रहता है, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरलिस्ट रहता है। मद्रास की संधि से इसकी समाप्ति होती है 1769 में। इसमें हैदर अली प्रभावी रहता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, फिर हैदर अली और वारेन हेस्टिंग्स के बीच होता है। मंगलोर की संधि 1784 से इसकी समाप्ति होती है, लेकिन इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-1792 के बीच लड़ा जाता है। टीपू सुल्तान इसमें शासक रहता है मैसूर का। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय बंगाल का गवर्नर रहता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 से इसकी समाप्ति होती है। इसमें टीपू को अपमान सहना पड़ता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और बंगाल का गवर्नर उस समय लॉर्ड वेलेजली था। मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है इसमें। आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक होता है। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है, इसकी समाप्ति होती है इससे। परिणाम क्या रहता है? अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधवराव नारायण पेशवा बना तथा राघोबा को पेंशन दी गई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक। इसमें 3 महत्वपूर्ण संधियां होती हैं। देवगांव की संधि अंग्रेज और भोसले के मध्य 1803 में। सूरजी अर्जन गांव की संधि इसके बाद होती है, ये अंग्रेजों एवं सिंधियाओं के मध्य 30 दिसंबर 1803 में। फिर राजपुर घाट की संधि होती है 25 दिसंबर 1805 में। लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद
जॉर्ज बार्लो द्वारा होलकर से संधि की जाती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि क्रमशः होती हैं। समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ जाता है। पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया जाता है। इस तरह से मराठा साम्राज्य का एक प्रकार से समापन हो जाता है। आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में होता है। दलीप सिंह शासक रहते हैं, सिख शासक। इनके वजीर लाल सिंह और सेनापति तेजा सिंह रहते हैं। पूछा भी गया है लाल सिंह के बारे में। गवर्नर जनरल कौन रहता है ब्रिटिश का? लॉर्ड हार्डिंग रहता है। संधि कौन सी होती है? लाहौर की संधि। इसमें परिणाम क्या होता है? अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी प्रदान कर दी। इसमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी में दिलीप सिंह नेतृत्व करते हैं सिखों का। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर रहते हैं। अमृतसर की संधि से समाप्ति होती है। इसका परिणाम होता है कि दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा जाता है। विभिन्न गवर्नर जनरल, वायसराय, उनके कार्य। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय और उनके कार्य। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहता है। पहले गवर्नर रहता है, लेकिन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित होता है, इसके बाद जो गवर्नर होता है बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहता है। ठीक है, बंगाल का, भारत का नहीं। तो भारत में पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो वो रहेंगे विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। घेरे की नीति, रिंग फेस नीति वारेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसके समय होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और सालबाई की संधि इसी के समय होती है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक इसी को कहा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में इसी समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय 1786 से 1793 रहता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू के साथ जो होती है इसी के समय होती है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इसी के शासनकाल में होती है। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई, वहीं पर उसकी कब्र स्थित है। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक इसको माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में आता है, 1805 तक रहता है। सहायक संधि की शुरुआत इसी ने की थी 1798 में। इसके तहत हैदराबाद को 1798 और 1800 ईस्वी में, मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799 में, अवध को 1801 में, पेशवा को 1802 में, भोंसले को 1803 में, सिंधिया को 1804 में मिला दिया जाता है ब्रिटिश राज्य में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है इसी के समय, और बसीन की संधि 1802 की इसी के समय होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय होता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली के समय ही होती है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अहस्तक्षेप की नीति इसी ने अपनाई। 1818 ईस्वी में पेशवा पद की समाप्ति इसी के समय होती है। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है इसी के समय होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के मध्य इसी के मध्य होता है। बंबई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाता है इसी के समय 1820 में। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था को इसी के समय लागू किया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 भी काफ़ी उदारवादी गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। 1833 के अधिनियम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। तो ये पहले बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा, नियम भी पूछता है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठगी प्रथा समाप्ति से संबंधित है कर्नल स्लीमैन। लॉर्ड एलनबलो इसके बाद आते हैं 1842 से 44। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के समय समाप्त होता है। सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में इन्हीं के समय मिला लिया जाता है। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन अंततः
लॉर्ड एलन बरो के समय ही होता है। ये उन्मूलन 1843 के एक्ट 5 द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, महत्वपूर्ण था ये। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 इसी के समय होता है। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय इसी के समय होता है। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को इसी के समय भेजा जाता है। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए जो राज्य थे, व्यपगत सिद्धांत का जन्मदाता यही था भारत में। सतारा 1848 ईस्वी में सबसे पहले, फिर जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध को कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में विलय कर लिया जाता है, सबसे अंत में अवध को। भारत में रेलवे का जनक यही है। 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पर रेल का परिचालन इसी के समय शुरू हुआ। 1854 ईस्वी में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल इसी के समय स्टार्ट होती है। भारत में पहली बार लोक निर्माण विभाग या पीडब्ल्यूडी की स्थापना इसी ने की। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 और 1858 से 62। भारत के 1856 से 58 ये गवर्नर जनरल था भारत का। 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वाइसराय भी कहा जाने लगा। तो वाइसराय कब होता था वो? जब ब्रिटिश शासन की तरफ से वो कार्य करता था। ठीक है, गवर्नर जनरल कब होता था वो? जब वो भारत के शासक के तौर में काम करता था। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल को 1858 के अधिनियम के द्वारा वाइसराय कहा जाने लगा था। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 इसी के समय होता है। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के समय होती है। 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना इसी के समय होती है। कंपनी के शासन का अंत इसी के समय होता है। 1857 के बाद ब्रिटिश शासन का डायरेक्ट हस्तक्षेप हो जाता है। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है इसी के समय। फिर लॉर्ड मेयो 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसी के समय बनाया गया। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति इसी के समय हुई थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 इसी के समय पारित किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 ईस्वी में इसी के समय हुआ था, तथा वैधानिक जनपद सेवा का जो गठन हुआ था 1878 ईस्वी में इसी के समय किया गया था। तो वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 ईस्वी में इसी के समय किया गया। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा जो 21 वर्ष थी उसको घटाकर 19 वर्ष इसी के समय कर दी गई थी लिटन के समय। लॉर्ड रिपन के बाद फिर से एक उदारवादी गवर्नर जनरल आता है, लॉर्ड रिपन 1880 से 84। नियमित जनगणना 1881 या 1882 में इसी के समय प्रारंभ होती है। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव इसी के समय पारित होता है, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है भारत में। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग या हंटर आयोग का गठन जो कि प्राथमिक शिक्षा संबंधित था इसी के समय होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में इसी के समय समाप्त होता है। 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद इसी के समय होता है, जिसको गोरा विवाद या सफ़ेद विवाद भी कहते हैं, या श्वेत विद्रोह के नाम से भी जिसको जाना जाता है। डफरिन 1884 से 86। तो डफरिन के समय एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाती है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में विभिन्न आयोगों की स्थापना हुई थी, आयोग गठित हुए थे। कौन कौन? 1900 ईस्वी में अकाल आयोग सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की स्थापना अध्यक्षता में। 1901 में सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में। 1901 ईस्वी में रेलवे आयोग टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में।
1902 में पुलिस आयोग एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, 1902 में विश्वविद्यालय आयोग सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में, जिसको रेले कमीशन भी कहते हैं। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को करजन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसको स्वीकृति दे दी। तो करजन को इसीलिए विभाजनकर्ता ही माना जाता है, विभाजनकर्ता गवर्नर जनरल ही माना जाता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, अब देखिए एक बात और है, करजन ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था और इसको लागू प्रभावी तरीके से किया था लॉर्ड मिंटो ने। यही लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था, मांटेमेलो सुधार के माध्यम से। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक रहता है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन इसी के समय होता है। मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की जाती है और एक प्रकार से सैद्धांतिक जो था अब व्यवहारिक रूप से विभाजन की नींव यहाँ से पड़ जाती है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा इसी ने की तथा इसी के समय की गई तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से या सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी। अब ये ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही रॉलेट जो एक्ट आया था इसी के समय आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी के समय होता है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 एकमात्र यहूदी वायसराय, पूछा है प्रश्न, यही था। 1922 ईस्वी में सबसे पहले ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में एक साथ आयोजित होती है इसी के समय। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी के समय होती है। लॉर्ड इरविन 1926, और ये लोक सेवा आयोग जो था दोस्तों 1919 का जो चेम्सफोर्ड जो सुधार थे 1917 का, इसी के आधार पर ये आया था। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 भी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ध्यान रखिएगा ये सुधार बहुत प्रसिद्ध हैं। लॉर्ड मिंटो के बाद जो सांप्रदायिक विभाजन की नींव रखी थी, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम इसने किया था। 1919 में ये अधिनियम आया था, ठीक है। इसी के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, देसी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति इसी के समय हुई थी, देसी रियासतों के संबंध में जो थी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944, पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936-37 ईस्वी में इसी के समय संपन्न हुआ, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। 5 प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की थी, मुंबई में लगभग बहुमत से, तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई थी। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन इसी के समय आया था। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्रिप्स मिशन को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति जिसको कहते हैं, प्रारंभ इसी के समय होता है, जिसमें करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47, शिक्षा सुधारों के लिए सार्जेंट योजना की घोषणा इसी के समय की गई 1944। वेवेल प्लान या वेवेल योजना 1945 ईस्वी में इसी के समय प्रस्तुत किया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे, इसी के समय वेवेल के समय ही। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आता है 1947-48 में। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये बने थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी, जो अंततः भारत विभाजन का कारण बनता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए थे। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था की बात करें
तो 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्थाएं थीं जिसने किसानों का अंततः शोषण किया। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये लागू हुई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस के कुछ भाग और उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ। ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग इसके अंतर्गत आता था। भूमि अधिकृत जमींदार को दी जाती थी और एक निश्चित समय पे एक निश्चित लगान की वसूली इनसे की जाती थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी, इसलिए जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलने के चक्कर में किसानों का शोषण किया करते थे। टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी में ये लागू की। बम्बई, मद्रास और असम में ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग इसके अंतर्गत आता था। भूमि का मालिक इसमें किसान होता था। इससे बिचौलियों की समाप्ति हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। इसमें भी अंततः किसानों का शोषण ही होता है, इसमें भी कुछ कमियां विद्यमान थीं। फिर महालवाड़ी प्रणाली 1822 में हॉल्ट मैकेंजी इसको लागू करता है, इसके पीछे था, हालांकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ये लागू होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में ये लागू था। ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग इसके अंतर्गत आता है। भूमि पर गांव का अधिकार इसमें था और गांव का एक जो लंबरदार था उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि गांव से सामूहिक रूप से लगान की वसूली करके वो अदा करे। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव की मुखिया या लंबरदार की होती थी। ब्रिटिश कालीन जो समितियां थी महत्वपूर्ण, इनाम आयोग 1852 में, इनाम इसके अध्यक्ष थे वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। भूस्वामियों की संपत्ति और उपाधियों की जांच के लिए बनाया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड का डिस्पैच जिसको कहते हैं 1854 में सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड डलहौजी के समय ये आया था। भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना इसका लक्ष्य था। स्टेची आयोग 1878 में रिचर्ड स्टेची के नेतृत्व में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में अकाल पीड़ितों के सहायता के लिए बनाया गया था। हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन का शासन था इस समय, मतलब लॉर्ड रिपन उसमें गवर्नर जनरल था। शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ये मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा संबंधित थी। हर्शल समिति 1893, हर्शल इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लैंसडाउन के समय में, टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। मैकडोनल आयोग सर एंटोनी मैकडोनल के समय 1900 में इसकी स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में दुर्भिक्ष पर या अकाल पर स्टेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए बनाया गया था। मॉनक्रीक आयोग 1901 में सर वोल्विन स्कॉट मॉनक्रीक की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन के समय सिंचाई योजना लागू करने के लिए बनाया गया था। फ्रेजर आयोग 1902 में सर डब्ल्यू फ्रेजर के समय में, मतलब इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड कर्जन के समय में ये बना था। पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना इसका उद्देश्य था। सैडलर आयोग माइकल सैडलर के अध्यक्षता में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय बना था 1917 में। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके दोषों की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। बटलर कमेटी 1927 में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में लॉर्ड इरविन के समय में ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित थी। धन के निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसके प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख द्वारा 1867 ईस्वी में जो छपा था, इसमें इन्होंने और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, इसके अंतर्गत ये लेख था जिसमें कि इसका प्रतिपादन इन्होंने किया था। अन्य विचारक जिन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत को समझाया है, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया है। 1857 का विद्रोह, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल जिला परगना में स्थित है, इसके मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई इसके लिए। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो 1857 का विद्रोह था। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
तो 1857 के विद्रोह की जो अलख जगाई थी मंगल पांडे ने, एक प्रकार चिंगारी जिसको कहते हैं इन्होंने। बाद में अन्य जो असंतोष थे, कृषक असंतोष था, चाहे राजनीतिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, ठीक है, सैन्य कारण हो, तत्कालिक जो कारण हो, इन सभी कारणों ने मिलकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1857 की क्रांति करवाने में। तो विद्रोह की शुरुआत जो होती है 10 मई 1857 को संगठित रूप से। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर था, जिसको कि नेता घोषित किया गया था। अब प्रमुख केंद्र, विद्रोह की तिथि, विद्रोह का दमनकर्ता कौन था अंग्रेजों की तरफ से, और नेता कौन था। तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां को, इन दोनों को नेता बनाया गया था, लेकिन बहादुर शाह द्वितीय जफर प्रमुख नेता थे। इनके बाद बख्त खां कुछ समय के लिए। 11 मई 1857 ये तिथि थी दिल्ली में जब ये आंदोलन हुआ था। विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? निकोलसन और हडसन। विद्रोह का दमन सबसे पहले यहीं पर किया गया था, दिल्ली में ही, 20 सितंबर 1857 को। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। 30 मई 1857 को ये शुरू हुआ था। मार्च 1858 में इसका दमन हुआ था। दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। 4 जून 1857 से 17 जून 1858 तक ये सिलसिला चलता है। जनरल ह्यूरोज ये इसका नेतृत्व कर रहा था, दमनकारी अंग्रेजों का। कानपुर में नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे। 5 जून से 6 दिसंबर तक चलता है, 1857 तक। कॉलिन कैंपबेल दमन करता था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर इसका नेतृत्व कर रहा था, दमनकर्ता का। फिर फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जून 1857 में शुरू हुआ था। कैंपबेल नेतृत्व कर रहा था, दमनकारी अंग्रेजों का। 5 जून 1858 को दबा दिया जाता है आंदोलन को। बरेली में खान बहादुर खां कर रहे थे नेतृत्व। जून 1857 में ये शुरू हुआ था। कैंपबेल दमनकारी था। 1858 में ये दबा दिया जाता है। प्रयागराज में लियाकत अली कर रहे थे नेतृत्व। जून 1857 में शुरू हुआ था। कर्नल नील यहाँ पर दमन कर रहे थे। 1858 में इसका दमन हुआ था। फतेहपुर में अजीमुल्लाह कर रहे थे नेतृत्व। 1857 में शुरू हुआ था, 1858 तक चला था। जनरल रेनार्ड ने दमन किया था। 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक: द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में बी.डी. सावरकर ने लिखी। द ग्रेट रिबेलियन आशोक मेहता ने लिखी है। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने लिखा है। आर.सी. मजूमदार ने कहा है कि न तो प्रथम, न तो स्वतंत्रता, न तो यह भारतीय था, क्योंकि इसका क्षेत्रीय एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में ही इसका फैलाव था। एक बड़ा क्षेत्र इससे नदारद रहा, इस क्रांति से, इस आंदोलन से। दूसरा, पहला इसलिए नहीं था कि इसके पहले ही बहुत सारे हुए थे, और स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि अपने अपने निजी हितों के लिए था, ये इनका कहना था। ठीक है, बाद में बहुत सारे विद्वानों ने उसका खंडन किया है, अपने अपने कारण दिए हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें हिंदू सुधार आंदोलन की बात करें तो राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में होता है। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 में होती है। जन्मस्थल राधानगर, हुगली, बंगाल में होता है। इनकी उपाधि राजा की मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा दी जाती है। युगदूत इनको सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा जाता है। संवैधानिक आंदोलन के जनक सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं इनको। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत या जनक इनको कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। नव प्रभात का तारा इनको कहा जाता है। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि का सम्मान इनको प्राप्त होता है। वर्तमान में इनकी चर्चा कम ही होती है, क्योंकि चुनाव में इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं: संवाद कौमुदी इन्होंने बंगला में, मिरातुल अखबार फारसी में 1822 ईस्वी में, ब्रह्मानिकल मैगजीन अंग्रेजी में। भाषा भी पूछता है, याद रखिएगा। प्रमुख पुस्तकें और रचनाएं:
तुहफात उल मुहाइद्दीन एकेश्वरवादियों का उपहार 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में प्रकाशित हुई थी। प्रीसेस्ट ऑफ जीसस, जीसस का उपदेश या प्रवचन 1820 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनके द्वारा स्थापित जो संस्थाएं थीं, वेदांत सोसाइटी 1816 ईस्वी में कलकत्ता में, आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में कलकत्ता में, हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी कलकत्ता में, डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका इसमें रही थी। वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में कलकत्ता में और ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज 12 फरवरी 1824 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जन्मस्थल दयानंद सरस्वती का टंकारा गुजरात में। बचपन का नाम मूल शंकर था। स्थापित संस्था इनके द्वारा आर्य समाज थी 1875 ईस्वी में बम्बई में। नारा इनका वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। स्वराज्य का शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इनके जो सुधारात्मक कार्य थे, वेदों का पुनरुत्थान, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध। इनके जो द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन, जिसमें पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश, गौ रक्षा आंदोलन, दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। किसने? दंडी स्वामी पूर्णानंद ने। इनके द्वारा पुस्तकें या रचनाएं, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में 1875 ईस्वी में, पाखंड खंडन 1866 ईस्वी में, अद्वैत मत का खंडन इन्होंने 1873 ईस्वी में किया। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तथा स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। जन्मस्थल कोलकाता था इनका। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त थे, माता भुवनेश्वरी देवी थी। गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। संस्थापित जो संस्था थी इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन 1897 में बेल्लूर में कलकत्ता में इन्होंने स्थापना की थी इसकी। हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना हुई। विलियम जोन्स संस्थापक थे कलकत्ता में। युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन 1826 में स्थापना हुई। हेनरी लुई विवियन डेराजियो इसके संस्थापक थे कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी कलकत्ता में। तत्व बोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी कलकत्ता में। परमहंस मंडली 1840 में स्थापना की गई थी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा बम्बई में। रहनुमाई माजदायन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में स्थापना की थी। प्रार्थना समाज 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एमजी महादेव गोविंद रानाडे ने बम्बई में की थी। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम HP ब्लाउस्की और कर्नल HS अलकाट ने न्यूयॉर्क में स्थापना की थी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 में आगरकर के द्वारा GG आगरकर के द्वारा पूना में स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानाडे ने मुंबई में। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर में किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने मुंबई में। पूना सेवा सदन 1909 में श्रीमती रमाबाई रानाडे ने पूना में। सोशल सर्विस लीग 1911 में NM जोशी ने मुंबई में किया था स्थापना। सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में स्थापना की थी। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने मद्रास में स्थापना की थी। विश्व भारती 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में स्थापना की थी। निम्न जाति आंदोलन एवं संगठन जो थे, सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में स्थापना की थी। अरब्बीपुरम आंदोलन श्री नारायण गुरु ने 1888 में अरब्बीपुरम केरल में स्थापना की थी। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 में केरल में श्री नारायण पद्मनाभन पल्पू एवं कुमार आशान ने स्थापना की थी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में VR शिंदे ने बम्बई में स्थापना की थी। बहुजन समाज 1910 में मुकुंदराव पाटिल ने सतारा महाराष्ट्र में स्थापना की थी। जस्टिस पार्टी 1915-16 में
CN मुदालियर, TM नायर एवं P त्यागराज चेट्टी ने मद्रास में स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बंबई में स्थापना की थी। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में EV रामास्वामी नायकर एवं बालीजा नायडू ने मद्रास में स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी ने पूना में स्थापना की थी। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन 1866 में। संस्थापक मुकुंद कासिम ननौतवी एवं राशिद अहमद गंगोही, देवबंद में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अलीगढ़ में स्थापित हुआ था। अहमदिया आंदोलन 1889-90 में मियाँ मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में फरीदकोट में स्थापित हुआ था। नदवातुल आंदोलन या नदवाह उल उलेमा 1894-95 में मौलाना शिबली नुमानी के नेतृत्व में लखनऊ में स्थापित हुआ था। महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम कब आए थे, किस लिए थे? 1795 और 1804 में शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड वेलेजली के समय शिशुओं को वध करने पर रोक इसमें लगी थी। 1829 सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1837 में हिंदू महिला या संपत्ति अधिकार अधिनियम जो आया था, संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के समय हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था सबसे पहले इसमें। 1843 में दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम आया था लॉर्ड एलनबरो के समय, दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह को वैध ठहराया गया। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नाथ बुक के समय आया था। अंतरजातीय विवाह की वैधानिकता संबंधित था। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ये आया था मैरिज एक्ट जो था। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पूछा भी है, लॉर्ड लैंसडाउन के समय आता है। लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। बहराम जी मालावारी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1930 में शारदा एक्ट आता है सबसे महत्वपूर्ण, 1929-30 में आया था। लॉर्ड इरविन के समय आता है। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। 1931 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आता है लॉर्ड इरविन के समय ही। बाल विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन जो थे, मोपला विद्रोह 1836 से 1854, उसके बाद दूसरा मोपला जो विद्रोह हुआ था 1921 से 22 के समय। 1921 को जो मोपला विद्रोह हुआ था उसी की ज़्यादा चर्चा होती है। तो ये मालाबार में हुआ था KN हाजी सैयद काजी अली मुसलियार के समय में। पागलपंथी विद्रोह उत्तरी बंगाल में हुआ था करम शाह और टीपू के नेतृत्व में। अभी हम फिर से देखेंगे अलग से इसकी पूरी लिस्ट और समय। फैराजी आंदोलन 1838 में फरीदपुर बंगाल में हुआ था हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादू मियाँ के नेतृत्व में। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में। पाबना विद्रोह 1873-76 में बंगाल में हुआ था ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल के नेतृत्व में। दक्कन विद्रोह 1874-75 में पूना, अहमदाबाद, शोलापुर और सतारा में बाबा साहब देशमुख के नेतृत्व में। बिजौलिया आंदोलन 1905, 13, 1916 और 1927 में अलग अलग स्थानों पर राजस्थान में होता है। सीताराम दास और मणिक लाल वर्मा इसका नेतृत्व करता थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। चंपारण, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी बिहार में। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल आदि इसमें नेतृत्व करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा गुजरात में होता है, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1918 में। अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद में उत्तर प्रदेश में ये होता है रामचंद्र के नेतृत्व में। एका आंदोलन 1921-22 में बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच में मदारी पासी के नेतृत्व में। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सूरत का बारदोली तालुका इसके अंतर्गत आता है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, जहाँ पर महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में
कंपाराम और भुवन सिंह के नेतृत्व में। तो ये सब किसान आंदोलन थे। प्रमुख जनजाति विद्रोह, चुआर विद्रोह 1768 में राजा जगन्नाथ दुर्जन सिंह के नेतृत्व में झारखंड बंगाल में होता है। बघेरा विद्रोह 1818 और 20 में बघेरा सरदार के नेतृत्व में बड़ौदा में गुजरात में। हो विद्रोह 1820, 22 और 32 में अलग अलग स्थानों पे राजा पराहत के नेतृत्व में सिंहभूम छोटा नागपुर का जो इलाका है इसमें आता है। भील आंदोलन 1812 से 19 और 1825 में त्रिम्बक जी दांगलिया सेवरम के नेतृत्व में खानदेश में। खासी विद्रोह 1827 से 1833 राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बार मानिक के नेतृत्व में। खासी पहाड़ी असम व मेघालय के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। कोल विद्रोह 1831-32 में बुद्धो भगत और गंगा के नारायण के नेतृत्व में छोटा नागपुर के क्षेत्र में। खोंड विद्रोह ये 1846, 48, 1855 और 1914 में। चक्र विश्नोई राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में उड़ीसा में। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव के नेतृत्व में बिहार झारखंड में। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम व पूर्वोत्तर क्षेत्र में। रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी और बाद में 1922-24 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में। ट्रिपल आर मूवी में यही है। मुंडा विद्रोह 1895 और 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर के इलाके में। ताना भगत आंदोलन 1920-30 में जतरा भगत और बलराम भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र में। जिया तरंग आंदोलन 1931 में जेडो नाग एवं रानी गोंडेल्यू के नेतृत्व में मणिपुर में। नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह जो थे, सन्यासी विद्रोह 1763 और 1800 ईस्वी के मध्य केना सरकार मंजर शाह और द्विज नारायण के नेतृत्व में बंगाल बिहार के इलाके। फकीर विद्रोह 1776 से 77 मजनूम शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी बंगाल में होता है। पाइक का विद्रोह या पाइक विद्रोह 1804 से 17 के बीच खुर्दा के राजा एवं जंगबंधु उड़ीसा में। रामोसी विद्रोह 1822 में चित्तर सिंह, उमाजी और नरसिंह दत्तात्रेय के नेतृत्व में पूना पश्चिमी घाट में। कित्तूर का विद्रोह 1824 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा धारवाड़ के निकट ये होता है। गडकरी विद्रोह 1844 भी कृष्णादाजी पंडित के नेतृत्व में कोल्हापुर महाराष्ट्र में। फराइजी आंदोलन 1838 में शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ के नेतृत्व में बंगाल में। कूका विद्रोह 1840 भगत जवाहर अमल के नेतृत्व में पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह 1825 में करम शाह और टीपू के नेतृत्व में शेरपुर पूर्वी बंगाल में। थम्पी विद्रोह 1805 में दीवान वेलू थम्पी के नेतृत्व में त्रावणकोर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। इसके स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन रहता है। इसी के दिमाग की उपज इसको कहा जाता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में रहता है। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी रहते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहता है? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन रहता है? जॉर्ज यूल। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रहती है? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रहती है? सरोजिनी नायडू। सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सभी फैक्ट हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए उसके तथ्य: 1885 में जो पहला होता है बम्बई में होता है W.C. बनर्जी के नेतृत्व में। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 1886 में कलकत्ता में होता है दूसरा। पहले पारसी अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। 1887 में तीसरा जो अधिवेशन होता है मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। इसमें सबसे पहले तमिल भाषा में भाषण दिया गया। इसी में शस्त्र अधिनियम के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित हुआ। 1888 में इलाहाबाद प्रयागराज में चौथा होता है। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी रहते हैं इसके। जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बनते हैं। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। 1896 में कलकत्ता में होता है। रहीमतुल्ला एवं सयानी के नेतृत्व में ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत इसी में गाया जाता है। 1905 में बनारस में होता है गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में।
बंगाल विभाजन की आलोचना इसमें की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 में कलकत्ता में होता है दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। नौरोजी द्वारा स्वराज या स्वशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग इसी अधिवेशन में किया जाता है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है रास बिहारी घोष के नेतृत्व में। कांग्रेस का पहला विभाजन, नरम दल और गरम दल के बीच इसमें झगड़ा हो जाता है। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है बिशन नारायण धर के नेतृत्व में। पहली बार जनगण मन इसी में गाया जाता है। 1916 में लखनऊ में होता है अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में। बम्बई का गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था, ध्यान रखिएगा इसमें। नरम दल एवं गरम दल में समझौता हुआ था इसमें, तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1917 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन होता है, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में भाग लेती हैं। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में अपनाया था। 1900 तब हालांकि उसमें चरखा था, अर्थात रूप पहले अलग था। 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है। सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष रहते हैं। भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की जाती है। भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात इसमें कही जाती है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन इसी में किया जाता है। 1923 में काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष रहते हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की जाती है। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में होता है महात्मा गांधी एकमात्र यही सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू अध्यक्षता करती हैं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये बनती हैं। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं इसकी। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय इसी में लिया जाता है। 1931 को कराची में अधिवेशन होता है, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करते हैं। इसी में मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित होता है। 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया। इसी में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना इसी में होती है। 1937 में फैजपुर अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रथम अधिवेशन था ये फैजपुर वाला जो गांव में होता है। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन होता है गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं पहली बार। राष्ट्रीय नियोजन या योजना समिति का गठन इसमें होता है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। झंडा गीत को इसमें स्वीकृति मिली थी। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होता है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान द्वारा होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। गांधी जी नाराज हो गए थे। गांधी जी ने कहा था पट्टाभ सीतारामैया की हार मेरी गांधी की हार है, जिससे भी सुभाष चंद्र बोस क्षुब्ध हो गए थे। 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनते हैं। आज़ाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हैं। इसके बाद 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष रहते हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही रहते हैं। अब देखिए, मैंने कोशिश की थी कि आधे घंटे में या 50 मिनट तक ये वीडियो समाप्त हो जाए, लेकिन सारे फैक्ट्स इतने महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक भारत का इतिहास तथ्यों से भरा हुआ है और एक एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब जितने समय में समाप्त हो, अभी कितना हो गया, लगभग 53 मिनट हो गए, तो लगभग लग रहा है 1 घंटे या फिर 1:15 तक हो जाएगा लग रहा है मुझको। चलिए, फिर भी बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में होता है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की जाती है। इसका विरोध, विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई एवं बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मिश्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। कृष्ण कुमार मित्र भी कहीं मिलता है, कहीं कहीं मिश्र भी मिलता है। तो इन्होंने अपने पत्र संजीवनी में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का विचार दिया था। बंगाल विभाजन प्रभावी कब से होता है? 16 अक्टूबर 1905 से।
इस दिन पूरे बंगाल को या बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार या दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। मुस्लिम लीग की बात करें, 1906 में इसका गठन होता है। दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में बांग्लादेश में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न होता है। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया। मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष चुना गया आगा खां को। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? लखनऊ में। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस के विभाजन की बात करें तो 1907 में सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा की गई। इसका कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर। परिणामतः कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इनकी उपाधि लोकमान्य, भारत के बेताज बादशाह भी इनको कहा जाता है। प्रकाशित जो समाचार पत्र था इनके द्वारा मराठा और केसरी मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में, ठीक है। उत्सव की शुरुआत 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया, जिससे राष्ट्रवाद काफ़ी प्रबल हुआ। हालांकि दूसरा पक्ष जो था सांप्रदायिक, इससे जो एकता हुई वो भी कहीं न कहीं से यहाँ से शुरू होती है। जो सांप्रदायिक विभाजन की शुरुआत होती है उसकी नींव भी इसको कहा जाता है कभी कभी आलोचकों के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। 1908 ईस्वी में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, 2 चरण में क्रांतिकारी आंदोलन होता है। पहला चरण जो था वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो कभी मित्र मेला भी आता है, अभिनव भारत भी आता है, तो दोनों ही वीडी सावरकर द्वारा स्थापित थी। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। बाद में अनुशीलन समिति की कई इकाइयाँ बनी, सबके अपने अपने अध्यक्ष बने, संस्थापक बने। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। किंग्सफोर्ड तो बच गया लेकिन महिलाओं बच्चों की मृत्यु हो गई थी इसमें। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका थी। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में भारत स्वशासन समिति, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। लंदन में मैडम भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा, जिसमें हरा, पीला और लाल रंग था, उसका ध्वज फहराया। इन्हें भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इस पार्टी के अध्यक्ष बने। लखनऊ पैक्ट क्या था? तो 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल एवं गरम दल का पुनः मिलन हो गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण घटनाएं, उनका क्रम याद रखिएगा। कामागाटा मारू प्रकरण, जो जहाज का प्रकरण था, 1914। मार्ले मिंटो सुधार 1909। दिल्ली दरबार 1911। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच।
होम रूल लीग आंदोलन 1916, लखनऊ पैक्ट 1916, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा जो थी 1917, इसी के आधार पे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया था अधिनियम 1919। महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के दीवान थे। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। गांधी जी ने 1889 से 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। गांधी जी 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गांधी जी की ही आत्मकथा है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक या पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की जो दक्षिण अफ्रीका यात्रा रही, इसमें महत्वपूर्ण जो घटनाएं रहीं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में, टॉलस्टॉय फर्म जोहान्सबर्ग में इसकी स्थापना 1910 में, इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन 1903 में इन्होंने किया था। तो ये सभी याद रखिएगा, क्रम से भी याद रखिएगा। सबसे पहले नटाल इंडियन कांग्रेस, फिर इंडियन ओपिनियन पत्र, फिर फिनिक्स आश्रम, उसके बाद टॉलस्टॉय फर्म। ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। भारत में गांधी जी के 3 प्रारंभिक कार्य जो थे, सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि प्रथम सविनय अवज्ञा का इसमें इन्होंने प्रयोग किया। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल हड़ताल, जिसमें प्रथम भूख हड़ताल का इसमें प्रयोग किया इन्होंने। 1918 में ही इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें प्रथम असहयोग का इन्होंने प्रयोग किया। तो इन्होंने जो सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किया भारत में 1917 में चंपारण सत्याग्रह में। 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती की तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से जनता में रोष व्यक्त हो गया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिस पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। किसने? ओ डायर ने नहीं, आर डायर ने। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता इस्तीफा दे दिया। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी की स्थापना या तहकीकात कमेटी का गठन किया। तो इसी की जांच के लिए अंग्रेजों ने जो हंटर्स कमेटी थी गठित की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। वो दिखावा एकमात्र था। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की 1920 से 22 के बीच। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया और एकमात्र ये लाल बाल पाल में एकमात्र यही थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक का निधन हो गया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। 1921 में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि
त्याग दी थी इसी समय। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। अब एक बात ध्यान रख रहे हैं कि महात्मा गांधी को जो केसरे हिंद की उपाधि दी थी, ये कब दी गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में जो बोअर युद्ध हुआ था उसमें जो भूमिका थी महात्मा गांधी की, उसके लिए इनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और उसको इन्होंने जलियांवाला जो हत्याकांड था, बाघ हत्याकांड था, उसके विरोध में त्याग दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि उसके विरोध में त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ये काफ़ी चर्चा में भी रहे ये दोनों चीज़ें। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी, ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में होता है। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर यह कांड होता है। इसका कारण क्या था? किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी या 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। परिणाम क्या होता है? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में होता है। 1923 के विधानमंडल चुनावों में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किस लिए? विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की थी। तो स्वराज पार्टी की यह महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। क्रांतिकारी आंदोलन का अब दूसरा चरण देख लेते हैं। पहला चरण आपने देखा था खुदीराम बोस वाला। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन अक्टूबर 1924 में सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में स्थापित किया था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, HRA की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही। इसके क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। अब काकोरी कांड को उत्तर प्रदेश ने कांड से हटाकर काकोरी एक्शन कर दिया है, ध्यान रखिएगा। मुख्य परीक्षा में लिखते समय जरूर ध्यान दीजिएगा। इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला को क्रमशः गोरखपुर में, राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद में और फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना के बाद भागने में सफल रहे थे। अब HRA तो यहाँ से समाप्त हो जाती है। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। HSRA के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चंद बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर बम फेंका। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस सैंडर्स की हत्या के विरोध में के तहत मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, हालांकि 24 को देना था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली और आज़ाद हो गए, शहीद हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ होती है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा आरंभ की थी। 24 दिनों के बाद गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल को दांडी, नवसारी जिला जो गुजरात में है, पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्री तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 390 किलोमीटर की पद यात्रा की। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ था। गोलमेज सम्मेलन जो इस दौरान होते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, द्वितीय होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक।
तो 30, 31, 32 तीनों होते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, ये एक फैक्ट है। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था गांधी जी के नेतृत्व में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि थे कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी। 29 अगस्त 1931 को SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। लेकिन ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं थे, ध्यान रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय था। सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मुसलमान और सिख जो पहले से ही थे अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। 24 सितंबर 1932 को गांधी के अनुयायियों, जिसमें मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी थे, और अंबेडकर के बीच समझौता किया गया। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना समझौते का मसौदा किसने तैयार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर और हिंदुओं की ओर से, ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था इस पे गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि गांधी जी जेल में थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन, जिसको मास्टर दा कहते हैं, उनके नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? सरदार पटेल थे। 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, दूसरा पूछ चुका है, तीसरा भी याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन 1942। भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा गया था, इसीलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। इसी बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया। किसने? नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम ने मिलकर के तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसी समय गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन इसके बाद चल गया। जनता स्वयं इतनी जागृत हो चुकी थी तब तक गांधी जी और अन्य नेताओं के प्रयास से कि आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से संपन्न हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में, इस आंदोलन के दौरान 3 स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। बलिया में उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक बंगाल में यहाँ की सरकार को जाति सरकार के नाम से भी जाना जाता था। यह सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली थी। यहाँ की किसान विधवा मातंगनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा था। इन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। सतारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार यहीं की थी। यह 1945 तक कार्यरत रही महाराष्ट्र में। इसके नेता YV चौहान थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार, उनके साथ थे। तो वेब मिलर सविनय अवज्ञा में थे गांधी के साथ,
और लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे इनके साथ। गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन की लंबी वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई थी। आज़ाद हिंद फौज देख लेते हैं। मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा जो जापान के सेना नायक थे इन्होंने दिया था। इसकी पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया जिसका प्रथम सेनापति मोहन सिंह को बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। सुभाष चंद्र बोस संक्षिप्त परिचय। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को कटक उड़ीसा में हुआ। 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया लेकिन मन न लगने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में ये सम्मिलित हो गए। तो 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया था लेकिन 1920 में ही इन्होंने न लगने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। देशबंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन इन्होंने किया था। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया। कहाँ की जनता ने? जर्मनी की जनता ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। वेवेल प्लान 1945। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व की रूढ़िवादी सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेवेल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श इन्होंने करने के लिए कहा। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल प्लान के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन इसके बाद 1946 में आता है। इसके गठनकर्ता ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। दिल्ली पहुंचने की तिथि 24 मार्च 1946 थी। इसके सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष भी था क्रिप्स उस समय कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य थे। संविधान सभा का चुनाव की बात करें तो वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। चुनाव परिणाम क्या रहे इसमें? कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग 73 सीट, स्वतंत्र उम्मीदवार 15 सीट। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, डेट भी याद रखिएगा। इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि थी? तो 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित नेहरू को निमंत्रण भेजा जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसमें बड़ी भारी हिंसा हुई थी। लीग की इस कार्रवाई में भयानक रक्तपात हुआ था। महात्मा गांधी ने नोआखाली में शांति स्थापना के लिए पद यात्रा की थी। अंततः जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय जो गांधी जी थे नोआखाली में ही थे। अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली थी। अंतरिम सरकार में कौन कौन था? तो पंडित नेहरू उपाध्यक्ष थे कार्यकारी परिषद के और विदेश मामले इनके हाथ में थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग और रियासत संबंधी मामले, जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री, CH भाभा कार्य खान और बंदरगाह मंत्री, अब्दुल रब नश्तर संचार मंत्री, गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री, अरुणा आसफ अली रेलवे मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। क्लीमेंट एटली की क्या घोषणा थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर आए।
भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। कब? 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। स्वीकृति की डेट पूछता भी है। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता इसके तहत ही प्राप्त हुई, पूर्णतः आज़ाद देश के रूप में। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे। आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन थी? अंतिम पेज है, देख लीजिए। ये पूछता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एवं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की थी। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट की। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की। बापू माई मदर मनु बहन गांधी की। आनंद मठ दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की। गीता रहस्य और केसरी तथा मराठा बाल गंगाधर तिलक के। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफीक जकारिया के। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास बसु का। फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, ये सभी लाला लाजपत राय की। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, इसी में इन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा था तिलक को। द इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आवर इंडियन मुसलमान्स W हंटर। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस VD सावरकर। सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज SB चौधरी, ये दोनों भी 1857 की क्रांति संबंधित हैं। अवध इन रिवोल्ट रुद्रांशु मुखर्जी। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी 1857 से संबंधित है, RC मजूमदार की। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की, ये भी उसी से संबंधित है। तहजीब उल अखलाक सैयद अहमद खां की। स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूज टोये की। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बंदी जीवन शशिनाथ सान्याल की। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये भगत सिंह की दोनों पुस्तकें हैं। द फिलासफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण बेहोरा की। अनहिलेशन ऑफ कास्ट BR अम्बेडकर की। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर की। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष की। बंगाली समाचार पत्र था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू का। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त। टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। तो थोड़ा सा लंबा हो गया ये, लेकिन सारे महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें आपको मिल जाएंगे आपके आधुनिक भारत के इतिहास के। बहुत बहुत धन्यवाद।